Hello and welcome back to the channel called Science Ki Masterni. We have started discussing chapter number 3 and topic जो हमें पढ़ना था वो था be a scientist. Okay, so in this little box we have some important information. A pioneering biomedical researcher in India, डॉक्टर कमल रणदिवे, उन्होंने स्टडी किया कि हॉर्मोन्स और वायरसेस कैंसर से कैसे कनेक्टेड है। उससे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी लोगों को कि हॉर्मोन्स और वायरसेस का भी कैंसर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अब पता चल गया कि कोई कनेक्शन है तो ट्रीटमेंट में और उसके प्रिवेंशन में भी हेल्प मिल गई। उनके रिसर्च से ये भी पता चला दैट टोबैको, डाइट या पोल्यूशन ये सब कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। आप सबने ये वाला फ्रेज तो सुना होगा ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। हम अपने आप को बचा लें दैट इज़ बेटर, बजाय इसके कि बाद में हम उसका इलाज ढूंढें। तो यहाँ पर एक केस स्टडी है उड़ीसा की। उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन चलाया गया। इसमें बहुत सारे लोगों ने आपस में मिलजुल कर टॉयलेट्स की कंस्ट्रक्शन की, जिससे लोगों को ओपन में डिफिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ता था। ठीक है, जिससे बहुत सारे फायदे हुए, नेमली चाइल्ड हेल्थ इंप्रूव हो गई, बहुत थोड़े केसेस आने लगे डायरिया के और इन्फेक्शन के। इस केस स्टडी से आपने क्या रिजल्ट निकाला? अगर सिंपल सिंपल स्टेप्स ले लिए जाए ना, जैसे सैनिटेशन हैबिट्स बढ़िया हैं, तो उससे कम्युनिकेबल डिजीजेस का स्प्रेड काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। ठीक है, आप अपने लोकेशन या अपने एरिया में अगर ऐसी कोई कम्युनिटी कैंपेन्स हुई है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आप अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो हमारी बॉडी जो है, क्या उसको बिल्कुल डिफेंसलेस बनाया गया है? अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करने लगते हैं तो क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं है उससे फाइट करने का? बिल्कुल है। हमारे बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी है, वो एबिलिटी है जिससे हम बीमारियों से लड़ पाते हैं। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद डिजीजेस इज नोन एज इम्यूनिटी। हमारी बॉडी का एक स्पेशल सिस्टम है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, बचपन में आपको याद होगा पोलियो के ड्रॉप्स पीते थे या कुछ इंजेक्शन्स लगते थे छोटे बच्चों को। वो क्या होते हैं? वो वैक्सीन्स होते हैं और वो कुछ गिनी चुनी बीमारियों से हमें बचाते हैं, जैसे पोलियो, मीजल्स, टेटनस एंड हेपेटाइटिस। इन्हें वैक्सीन्स बुलाते हैं। ये वायरसेस और बैक्टीरिया से होने वाली सीरियस प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं। एक वैक्सीन हमारी बॉडी को हेल्प करती है कि वो बीमारियों से कैसे लड़ेगी, क्योंकि वो उसे ट्रेनिंग दे देती है पहले ही कि हार्मफुल जर्म्स आएंगे तो आपको उसको कैसे पहचानना है, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है और उसको मारने में ट्रेनिंग देती है। ठीक है, इस इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डेफिनेशन हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू अ पैथोजन और अ वैक्सीन। हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी केवल तब अटेन करते हैं जब हमें किसी पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस के साथ हमारा आमना सामना हो जाए। ठीक है, इसको दो डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो हम इसको कोई वीक या डेड पैथोजन है उसको इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी में, या दूसरा उस पैथोजन के वो पार्ट्स ले सकते हैं जो हार्मलेस हैं, इनएक्टिव हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ नए तरीके के वैक्सीन्स भी डिज़ाइन किए गए हैं जो हमारे बॉडी के सेल्स को इंस्ट्रक्ट कर सकती हैं। ठीक है, टू मेक हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म, तो जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि उसके साथ फाइट कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेटनस का शॉट दिया जाता है इंजरी के बाद, तो वो टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया से हमें प्रिवेंट कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, बचा लेता है। क्या होता है इसमें? इसमें इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है जिससे इम्यून सिस्टम प्रोटेक्शन को डेवलप कर लेता है और कोई डिजीज़ कॉज नहीं होती है। ठीक है,
अब सबसे पहली जो वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी। स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती थी, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जिसको हो जाता था उस व्यक्ति के शरीर पे बड़े बड़े ब्लिस्टर्स होने लग जाते थे और इससे लाखों लोगों की मौत हो जाती थी। अच्छा, इसी का एक माइल्डर वर्जन, कम डेंजरस वर्जन काउपॉक्स, वो काउज में होता था, ठीक है। अब ये जो काउपॉक्स है इससे भी ह्यूमंस इन्फेक्ट हो जाते थे। 1700s में एक डॉक्टर थे एडवर्ड जेनर, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो चुका है लाइफ में एक बार भी, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा। इससे उन्होंने आइडिया लगाया और पहली वैक्सीन की उन्होंने डिस्कवरी की, ठीक है। मॉडर्न वैक्सीन जब बनने लगी उससे पहले इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेथड होता था जिसको वेरियोलेशन बोलते थे, जिससे स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती थी। इसमें क्या होता था कि किसी भी पर्सन की स्किन पे कोई भी स्मॉल पॉक्स का सोर है, कोई रैश है स्मॉल पॉक्स का, तो उसकी स्किन को स्क्रैच कर लेते थे और वहाँ पे जो माइल्ड सा सब्सटेंस है उससे एक माइल्ड इन्फेक्शन कॉज किया जाता था इम्यूनिटी बनाने के लिए, ठीक है। जो लोग इस प्रैक्टिस को करते थे उनको टीकेदार्स बोला जाता था। टीका इज बेसिकली द इंजेक्शन, ओके। तो अब आपको एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है, हाउ डिड एडवर्ड जेनर अकम्प्लिश्ड व्हाट ही डिड। उन्होंने देखा जो मिल्कमेड्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो काउस का ध्यान रखती थी, जिनको काउपॉक्स बीमारी हो चुकी थी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी, क्योंकि दोनों वायरसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया, एक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है बेटे? हाइपोथेसिस एक ऐसा आइडिया होता है जिसकी अभी बस आइडिया ही लगाया है, अभी हमारे पास इसकी कोई पक्की खबर, कोई प्रूफ नहीं है। एडवर्ड जेनर ने हाइपोथेसाइज किया कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो गया और उनके शरीर पे ब्लिस्टर्स या फुंसियां हो गई हैं, उसमें पस भर गई है, उस पस में कुछ ऐसा है जो स्मॉल पॉक्स से उन्हें बचा रहा है। उन्होंने काउपॉक्स का जो सैप था, जो काउपॉक्स के ब्लिस्टर का जो लिक्विड था, वो एक लड़के के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया और बाद में उस बच्चे को एक्सपोज कर दिया स्मॉल पॉक्स से। रिस्की मूव था, स्मॉल पॉक्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं था जब तक। हो सकता है उनकी थ्योरी गलत होती और उस बच्चे की मृत्यु हो सकती थी स्मॉल पॉक्स से, बट एडवर्ड जेनर को लगता था कि डिस्कवरी कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस एंड टेकिंग रिस्क, तो उन्होंने रिस्क लिया। लेकिन उनका रिस्क जो उन्होंने लिया वो इट टर्न्ड आउट टू बी करेक्ट। तो उन्होंने जिन जिन लोगों को काउपॉक्स हुआ था उनको अब स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। फिर मास वैक्सीनेशन किया गया तो स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड ख़त्म हो गया। तो वैक्सीन्स जो हैं वो मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है लोगों को बचाने का। मैनी सीरियस डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वैक्सीन्स, ठीक है। इससे क्या होता है? बीमारी नहीं होती है। अच्छा, बीमारी के फैलने की स्पीड कम हो जाती है और लाखों लोगों की ज़िंदगी हर साल बचाई जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीन्स जो हैं वो प्रिवेंटिव है। बीमारी होने से पहले अगर वैक्सीन दी जाए तो बीमारी को होने से रोकती है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ क्योर। ये बीमारी का इलाज नहीं है। अगर एक व्यक्ति ऑलरेडी बीमार हो चुका है तो उसको ठीक करने में ये हेल्प नहीं कर सकती हैं, ठीक है। ये मिनिमाइज कर सकती हैं सीरियस डिजीज़ेस को उनके घटने से, होने से पहले, लेकिन एक बार कोई बीमार हो जाए तो वैक्सीन इलाज नहीं कर सकती। पर साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स केयरफुली उनको टेस्ट करते हैं सेफ्टी के लिए। वैक्सीनेशन करवाना हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, केवल हमें प्रोटेक्ट नहीं करता, हमारे आसपास के लोगों को भी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। तो इंडिया का रोल क्या है वैक्सीन प्रोडक्शन में? इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स में से एक है, ठीक है। और बहुत बड़े स्केल पर वैक्सीन्स बनाते हैं और उनको अलग अलग देशों में भेजते हैं। और इंडियन वैक्सीन कंपनीज़ ने कोविड-19 के दौरान भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत बड़े लेवल पे वैक्सीन्स की फॉर्मेशन करी।
अब एक और साइंटिस्ट आ गए, महाराज किशन भान, वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट थे, और वो सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। उन्होंने साइंस एंड इनोवेशन को बहुत प्रिवेंट किया, की रोल प्ले किया रोटा वायरस वैक्सीन को डेवलप करने में, जिससे बच्चों को डायरिया से बचाया जा सकता है। उनकी जो रिसर्च थी वो बिलीव करते थे कि हमको इस रिसर्च को ना ऐसे हेल्थ केयर, ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे इलाज, ऐसी दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए जिसको आम आदमी कम खर्चे में अफोर्ड कर सके। अब आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, हमने पहले वैक्सीनेशन के बारे में बात की। भाई बीमारी होने से पहले अगर कोई ले ले वैक्सीन तो वो व्यक्ति बीमारी से बचाया जा सकता है, लेकिन सपोज जिसको हो गई है बीमारी, वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो गया है, हमें बचा नहीं पाया है और हम बीमार फाइनली हो गए हैं, तो डॉक्टर हमें जो दवाई देता है उसे एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? बैक्टीरिया को मारती हैं जिसने हमें बीमार किया, लेकिन केवल बैक्टीरिया को मारती हैं, ठीक है? क्योंकि बैक्टीरिया सेल ह्यूमन सेल और बाकी एनिमल के सेल से अलग होती हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये वायरसेस पे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनका वायरसेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वायरसेस पे इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही इनका प्रोटोजोआ पे कोई इफ़ेक्ट है, राइट? अब उसके बाद फिर से आ गया थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। पहली एंटीबायोटिक, याद रखना, कंफ्यूज नहीं करना, पहला वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। पहला एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट यानी बैक्टीरिया के ज्ञाता, बैक्टीरिया के साइंटिस्ट थे, लंदन से। हार्मफुल बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो नोटिस किया कि एक कांच का छोटा सा बर्तन जिसे पेट्री डिश कहते हैं, उसके ऊपर फंगस उगी हुई है और वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है। तो उन्होंने भी हाइपोथेसिस लगाया कि हो सकता है ये जो फंगस है, ये जो मोल्ड है, इसने बैक्टीरिया को मार दिया हो। तो बस बाई चांस पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो गई और एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं, मिलियंस ऑफ लाइव्स बचा चुके हैं, ठीक है? और अब उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है का मतलब क्या है कि ये नहीं देखा जा रहा है कि कब एंटीबायोटिक की बेहद ज़रूरत है, कब नहीं है। बस जिसको लगता है मैं बीमार हूँ, लोग दो बुखार की टैबलेट, दो एंटीबायोटिक अपने आप ही ले लेते हैं। इससे क्या हो गया, अब बैक्टीरिया भी समझदार हो गए हैं और धीरे धीरे एंटीबायोटिक का उन पे असर होना कम हो गया है, डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस। अब तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सीख लिया है बैक्टीरिया ने। क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? जो बैक्टीरिया पहले मर गए थे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से, उनकी आने वाली जो जनरेशन है, अब उन पे इस एंटीबायोटिक दवाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इससे क्या हो गया है, इन्फेक्शंस का इलाज करना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि ठीक तो हो नहीं पा रही हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बैक्टीरिया मर तो पा नहीं रहे हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई हैं, बीमारियां लंबी चलती हैं, यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है? यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है 3.b में। लेट अस गो अहेड एंड टेक अ लुक एट दैट इन्फोग्राफ। ओके, इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड होते हैं। कहीं एक जगह से आप इसको शुरू कर लीजिए, किसी एक पॉइंट से आप इसको शुरू कर लीजिए, ठीक है? कैसे करना है बताते हैं। ह्यूमंस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैसे स्प्रेड होते हैं? एक व्यक्ति कोई बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो वहाँ से इनको दूसरे व्यक्तियों में या हेल्थ केयर करने वाले लोगों में स्प्रेड करा देगा।
अब हॉस्पिटल्स में फैल जाएगा, पेशेंट जब घर जाएगा तो घर जाके अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी बाकी सदस्यों को भी क्या करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पहुंचा देगा। इस पर्सन के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कहाँ से आए थे? क्योंकि इसको एंटीबायोटिक दिए गए थे लगातार। अब इसकी एंटीबायोटिक्स का असर इसके बॉडी में बैक्टीरिया पर खत्म हो गया। अब ये लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहा तो हॉस्पिटल के स्टाफ को और बाकी लोगों को फैला दिया। और क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक्स जानवरों को दी जाती हैं जब वो बीमार होते हैं, धीरे धीरे उनकी बॉडी में भी असर करना बंद कर दिया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वहाँ भी डेवलप हो गया। इससे क्या होगा, खेतों में चला जाएगा इन जानवरों के थ्रू खेतों में चला गया, वहां से फसलों में चला जाएगा, और उन फसलों को जब इंसान खाएगा या इन जानवरों के प्रोडक्ट को जब इंसान खाएगा तो फिर ये कहाँ, ह्यूमंस में बहुत प्रेवलेंट हो जाएगा। इस तरीके से डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को अब एंटीबायोटिक से कोई डर नहीं है और वो पूरे तरीके से सोसाइटी में फैल चुका है, ठीक है। अब ये वही टेक्स्ट है जो हमने अभी अभी पढ़ा इन्फोग्राफ में। बैक्टीरियल पैथोजन जो है वो किस तरीके से रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, क्योंकि उनको लगातार एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन केवल एक है, हमको एंटीबायोटिक्स को समझदारी से यूज़ करना है। जब डॉक्टर दे तभी खाने हैं, जितना डॉक्टर दे उतना ही खाना है, जितने समय के लिए डॉक्टर दे उतने समय के लिए ही खाना है। Only take it when it is prescribed by the doctor, take the correct dosage and take it for the correct duration. Unnecessarily आप एंटीबायोटिक्स खाओगे तो आपकी बॉडी के बैक्टीरिया जो हैं वो रेजिस्ट कर जाएंगे। बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ आयुर्वेद, जैसे आयुर्वेदा है, सिद्ध मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, जिस होम्योपैथी जिसको बोलते हैं, ये सब इंडिया में बहुत समय से काम कर रहे हैं। और ये किसके साथ डील करते हैं, ये डील करते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ, जड़ी बूटियों के साथ, ऑयल्स के साथ, ठीक है, जिससे कि इलनेस को या बीमारियों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है कि भाई लोग जल्दी ठीक हो जाएं, लाइफस्टाइल हेल्दी रखें और डाइट भी अच्छी लें, ठीक है। ये सिस्टम कुछ कंडीशंस में तो हेल्प कर पाते हैं लेकिन सब में हेल्प नहीं कर पाते। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है मेडिकेशन के द्वारा। अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, टाइम से पता चल जाए, तो फिर कंटिन्यूअस केयर दे करके इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, राइट। देन वी हैव वन मोर इन्फोग्राफ यहाँ पर, ये उसी पिक्चर का एक तरीके से सिंपलर वर्जन है, इसको ध्यान से देखें। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पर्सन को अपनी मदर के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है, उनका गला खराब है और उनको फीवर है, तो दवाई बेचने वाला कहता है आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, अब इनसे पूछा जा रहा है आप क्या अपने जानवरों को एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो बोलेगी कि नहीं मैं तो कोई एंटीबायोटिक नहीं दे रही हूँ। फिर बोलेंगे नो 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 एंटीबायोटिक नहीं दो, तो नहीं, नहीं तो क्या करेगा, एंटीबायोटिक दोगे बहुत ज़्यादा तो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा, है ना। तो ये पूरा प्रोसेस वही ऊपर वाला इन्फोग्राफ है, कुछ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जो नहीं डेवलप कर पाते वो मर जाते हैं, जो डेवलप कर लेते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। और इस तरीके से एक पर्सन जो है वो कॉन्टीन्यूसली एंटीबायोटिक यूज़ करने की वजह से रेजिस्टेंस बिल्ड कर लेता है। एंड दैट इज़ वेयर योर चैप्टर एंड्स। तो अब हम इसके एक वन शॉट लेक्चर हम इसका डिलीवर करेंगे, तो उस लेक्चर में आपके बाकी बचे कुछ डाउट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।